गणित में केवल सही उत्तर से हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बच्चा उस उत्तर तक कैसे पहुंचा। जब हम उनके तर्क को ध्यान से सुनते हैं, तब हमें यह समझ आने लगता है कि वे संख्याओं को किस तरह देख और समझ रहे हैं। पहले जब बच्चे मेरे द्वारा बोली गई संख्याओं को लिख लेते थे, तो मुझे उसी में संतोष मिल जाता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वे सिर्फ प्रतीकों यानी सिंबल्स की नकल कर रहे थे। वे असल में संख्याओं के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। अब मैं ऐसी गतिविधियां तैयार करती हूँ जो मुझे यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं। ये गतिविधियां उनकी सोच के लिए एक एक्स-रे की तरह काम करती हैं और यह दिखाती हैं कि वे एक एक कदम करके संख्याओं की अपनी समझ कैसे बुनते हैं। उदाहरण के लिए, आपने 12 मोती गिने। बहुत बढ़िया। अब कल्पना कीजिए कि मैं अपने हाथ में 3 मोती छिपा लेती हूँ। क्या आपको यह जानने के लिए फिर से 1 से गिनना शुरू करना होगा कि कितने मोती बचे हैं? नहीं, मैं इसके लिए उल्टी गिनती गिन सकती हूँ। क्या रहा 10, 9। इस तरह के प्रश्न मुझे यह समझने में मदद करते हैं कि बच्चे संख्या क्रम के बारे में कैसे सोचते हैं। सब कुछ फिर से शुरू से गिनने के बजाय वे पीछे की ओर गिनना यानी काउंटिंग बैक या आगे की ओर गिनना यानी काउंटिंग ऑन जैसी रणनीतियों का उपयोग करने लगते हैं। जब बच्चे संख्याओं को एक क्रम में जुड़ी हुई कड़ियों के रूप में देखने लगते हैं, तो वे गणितीय तर्क करने में अधिक लचीले हो जाते हैं। आइए अब मेरी कक्षा का एक और उदाहरण देखते हैं। इन 2 संख्याओं को देखिए। एक है 109 और दूसरी है 19। ये दिखने में बहुत हद तक एक जैसी लगती है। हमें बीच में इस शून्य की जरूरत क्यों पड़ती है? शून्य एक प्लेस होल्डर यानी स्थान धारक का काम करता है। यह सैकड़े को उसके सही स्थान पर बनाए रखता है ताकि संख्या का मान न बदले। ब्लॉक्स और चित्रात्मक निरूपण का उपयोग करने से बच्चों को यह देखने में मदद मिलती है कि शून्य का मतलब सिर्फ कुछ नहीं है। यह स्थान को संभाल कर रखता है ताकि बाकी अंक अपना मान बनाए रखें। एक बार जब बच्चे स्थानीय मान को समझ जाते हैं, तो वे इस बारे में तर्क करना शुरू कर देते हैं कि बड़ी संख्याएं एक दूसरे की तुलना में कितनी छोटी या बड़ी हैं। मैं आपको एक संख्या 420 दे रही हूँ। कहीं भी यूं ही नहीं खड़ा होना है। 0 और 500 के इन निशानों का उपयोग करके तय कीजिए कि आपको कहाँ खड़ा होना चाहिए। मैं 500 के करीब हूँ, लेकिन अभी तक वहाँ पूरी तरह नहीं पहुँचा हूँ, क्योंकि 420 से आगे अभी भी 80 की दूरी और बाकी है। महज कुछ ही निशानों और बिंदुओं के सहारे बच्चे समझने लगते हैं कि कौन सी संख्या कितनी बड़ी या छोटी है। अपनी बात समझाते हुए वे असल में यह देख रहे होते हैं कि संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। यदि मैं इस अंक 60 को 1000 वाले जगह से खिसकाकर 10,000 वाले स्थान पर कर दूं, तो इसके मान पर क्या असर पड़ेगा? यह 10 गुना बड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही। हर बार जब कोई अंक एक स्थान बाईं ओर खिसकता है, तो उसका मान 10 गुना बड़ा हो जाता है। यह पैटर्न दार्शनिक संख्या प्रणाली का मूल आधार है और छात्रों को हजारों और लाखों जैसी बड़ी संख्याओं को समझने में मदद करता है। अब जरा इस संख्या के बारे में सोचो, 3,40,000। क्या हम इसे दर्शाने के लिए इतने सारे ब्लॉक्स कक्षा में ला सकते हैं? नहीं। बिल्कुल। जैसे जैसे संख्याएं बड़ी होती जाती हैं, हम हमेशा उन्हें ठोस वस्तुओं यानी कॉन्क्रीट मटेरियल्स के सहारे नहीं दिखा सकते। बड़े बच्चों को यह समझ आने लगता है कि बड़ी संख्याओं को अक्सर अधिक अमूर्त तरीकों से समझना पड़ता है। असल जिंदगी में भी संख्याएं कई रूपों में हमारे सामने आती है, चाहे हम पैसों की बात करें, दूरी नापें, समय का हिसाब लगाएं या जनसंख्या के आंकड़े पढ़ें। इन संख्याओं को हमेशा भौतिक रूप से छूकर या देखकर महसूस नहीं किया जा सकता।
ऐसे में बच्चे स्थानीय मान और संख्याओं के पैटर्न का उपयोग करके अपने दिमाग में उनकी कल्पना करना और उन्हें विजुअलाइज करना सीखते हैं। यही नहीं, एक ही संख्या अलग अलग स्थितियों और भाषाओं में हमारे सामने आ सकती है। जैसे कि पैसों की बात हो तो हम 100 रुपये कहते हैं, दूरी नापनी हो तो 100 मीटर और समय के लिए 100 सेकंड। हम इसे हिंदी में 100 और अंग्रेजी में 100 कहते हैं। शब्द या भाषा भले ही बदल जाए, लेकिन उसकी असल मात्रा हमेशा एक ही रहती है। आइए अब एक छोटी सी मजेदार गतिविधि करते हैं। मुझे इन नंबरों की कहानी बताओ। 8, 80, 800, 8000 और 8 लाख। सोचो, हमारी असल जिंदगी में ये हमें कहाँ दिखाई दे सकते हैं? जब हम एक बहुस्तरीय कक्षा की बात करते हैं, तो बच्चे अपने सीखने के स्तर के अनुसार अलग अलग संख्याओं के साथ काम कर रहे होते हैं। जहाँ छोटे बच्चे 8 या 80 जैसी छोटी संख्याओं के बारे में बात कर सकते हैं, वहीं बड़े बच्चे 8000 या यहाँ तक कि 8 लाख जैसी बड़ी संख्याओं के बारे में खोजबीन कर सकते हैं। 8 एक टोकरी में रखे आमों की संख्या हो सकती है। 80 बच्चे हमारी प्रार्थना सभा में हो सकते हैं। 800 रुपए किसी साड़ी या पैंट शर्ट की कीमत हो सकती है। 8000 हमारी किसी लंबी यात्रा की दूरी हो सकती है। 8 लाख किसी शहर की आबादी हो सकती है। जब बच्चे संख्याओं को वास्तविक स्थितियों से जोड़ते हैं, तो वे उनकी कल्पना करने लगते हैं और उन्हें अधिक सार्थक ढंग से समझने लगते हैं। एक शिक्षिका के रूप में मेरा काम सिर्फ बच्चों को उत्तर बता देना नहीं है। मुझे उनसे ऐसे प्रश्न पूछने हैं जो उन्हें खुद अपनी सोच को समझने में मदद करे। जब बच्चे इस बात पर मनन करते हैं कि संख्याएं आखिर काम कैसे करती हैं, तो वे केवल गणित नहीं सीख रहे होते, बल्कि वे एक गणितज्ञ की तरह सोचना शुरू कर देते हैं।